नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सोशल सितारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृतांशी जोशी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशल सितारे में हम आपको कुछ ऐसे खास लोगों से मिलवाते हैं जो हम लोगों के बीच से निकले हैं, आम लोगों के बीच से निकले हैं और उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कि कहीं ना कहीं दूसरों को प्रेरणा देता है और कई लोग उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मेघा परमार जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनका मैं स्वागत करना चाहूँगी। मेघा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते। मैं क्या कहूँ आपको, मैं माउंटेनियर कहूँ या मतलब बहुत सारी, मैं आपको अगर देना चाहूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बोल सकती हूँ, लेकिन खासकर अगर हम बात करें तो आपने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कि मध्य प्रदेश में आपके नाम पर पहली बार बना था। जानना चाहूँगी मैं कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और कैसे ये ख्याल आया, क्योंकि काफ़ी हटके ये ख्याल था। मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरा पढ़ने में न्याल नहीं होगा। अच्छा। तो पहली चीज़ तो वहीं से शुरू होती है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो मैंने फिर कॉलेज में थी, मैं कॉलेज में पता चला था मुझे कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। तब क्लिक हुआ, ओके लड़कों ने किया है, हाँ। लड़की ने नहीं किया है। हाँ। तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। हाँ। तो वहीं से मेरा प्रारंभ हुआ था कि फिर पता नहीं था कि इतना टफ होगा। मेरी एक ही कमी, एक ही मेरी ताकत है, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। अच्छा। वहीं से ट्रेनिंग स्टार्ट की। पहले 2 साल मैंने ट्रेनिंग पे दिया, फिर घर वालों को मनाया। वो सबसे कठिन था क्योंकि हमारे गांव में नाम धरना एक चीज़ होती है, नाम धरते हैं लोग। अच्छा। तो ऐसा बोले थे उनकी छोरी तो पहाड़ जाती फिरे। हाँ। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई। फिर 25 लाख रुपए का एक अमाउंट माउंट एवरेस्ट के लिए लगता है, वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है वो। तो शुरुआत तो वहीं से हुई थी, भोजनगर गांव जहाँ की मैं हूँ। लेकिन एक बहुत छोटे से गांव से आपने शुरुआत की, क्योंकि देखिए अब ट्रेनिंग और फिर इतना अमाउंट जो है इसमें लगता है, क्योंकि आसान काम नहीं है। माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे बड़ी चोटी है, हम जैसा कि जानते हैं, एक आसान काम नहीं है। घर वालों को कैसे मनाएं, क्योंकि घर वाले अक्सर चाहते हैं बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, और लड़कियों के मामले में तो खासकर घर वालों की अलग ही कहानी होती है कि बस शादी हो जाए ठीक से। एक नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। तो अभी उसको हमें चेंज कर देना चाहिए। हाँ। एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि बेटी तो हम बचाने लग गए हैं। हाँ। बेटी को पढ़ाने में हम कंजूसी करते हैं कि शिक्षा का स्तर हम सोचते हैं कि उनको इंजीनियरिंग करा दे, ये करा दे, और बढ़ाने में तो बिल्कुल ही वो हो जाते हैं, पीछे जाते हैं। और वो भी पर्वतारोहण जैसे क्षेत्र में बढ़ाना बहुत बड़ी बात हो, वो भी गाँव में रह के। तो मेरे पिताजी के लिए भी कठिन काम था, पर मैंने कभी भी घर पे उनसे बात नहीं करी। वो और मैं बरसीन काटने जाते थे खेत में। अच्छा। तो मैं उनको इंस्पायरिंग पिक्चर्स दिखाती थी, पापा देखो दंगल में, और पापा ने भी तो को साथ दिया नहीं। फिर उनको अच्छी चीज़ें दिखाती थी। और फिर आपको ग्रामीण परिवेश के पिता ये चाहते हैं कि बस ट्रस्ट ना टूटे, क्योंकि यहाँ आप शहरों में फ्लैट में रहते हो। हाँ। कोई इतना कहने वाला नहीं। गांव पे क्या होता है, वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत सारे लोगों से जुड़े रहते हैं। हाँ। तो व्यक्ति यदि कुछ अच्छा करता है तो फुला के उनको फुला देते हैं। हाँ। बुरा करते ना घोट-घुटा के मार डालते हैं, पूरे परिवार पे पड़ता है। इस चीज़ से बहुत डरते हैं। तो यही चीज़ होती है जिसको कहते हैं नाम धरना। तो मेरे पापा बोलते थे कि अरे बेटा कहीं कसे। फिर मैंने उनको बोलती थी कि मेरे को तो करना है, बस आप मेरे को परमिशन दे दो। तो उन्होंने मुझे हमेशा परमिशन दी कि जा दुनिया घूम, पर घर वापस आ जाते, थारे जो करना हो वो कर। तो इस चीज़ से शुरुआत हुई थी। और वो कहते थे कि देख मैं तो गांव का आदमी है, मैं थारे स्टेशन भी नहीं छोड़ने जाऊँगा, नहीं तुम्हारी गाय कूद जाएगी। हमारे यहाँ गाय का दूध लगाने का टाइम होता है शाम का। हाँ। यदि नहीं लगाते तो गाय दूध नहीं देती है। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे सपोर्ट मुझे, मैं कहूँ आज़ादी देने में बहुत किया, टोका नहीं। तो वहीं से सपना देखा था पूरा करने के लिए उनको मनाना। सब में जो ये लगता है कि समाज बाद में आता है, पहले आपके पेरेंट्स और आपका परिवार आता है। तो उन्होंने मेरा साथ दिया। बाद में जर्नी वहीं से प्रारंभ हुई कि मैंने उनको मनाया। अब कोर्सेस, तो कोर्सेस बहुत टफ होते हैं। सेमी कमांडो की तरह आपको रैपलिंग सिखाई जाती है, 2 मजुमारिंग सिखाई जाती है, 2 मैगी के पैकेट में सर्वाइव करना सिखाया जाता है। आपको इग्लू बना के रहना सिखाते हैं। इग्लू मतलब बर्फ़ का घर। आपको एवलांच से बचना सिखाया जाता है। आपको 2 मैगी के पैकेट में जंगल में छोड़ दिया जाता है सर्वाइव करने के लिए, ये सिखाया जाता है। और सेमी कमांडो की तरह ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आपको यदि पहाड़ पर जिंदा रहना है तो आप कैसे रहोगे। आपके जूते 2-2 किलो के होंगे, उसके नीचे क्रैम्पॉन होंगे, तो आप कैसे चलोगे। बर्फ़ हमें यहाँ लगती है फ्रिज में रखी हुई। ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि 3 तरह की बर्फ़ होती है, सॉफ्ट आइस, ब्लू आइस व ब्लैक आइस। इस पर आप चलेंगे कैसे। तो ये ट्रेनिंग वहीं से शुरू हुई। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी मेघा कि जब आपने ये अपने पिताजी से बोला होगा, गांव में आग की तरह बात फैली भी होगी कि ये लड़की ऐसा कुछ करना चाहती है, तो जैसे दंगल में हमने सुना कि
कितनी ज़्यादा उनको यातनाएं झेलनी पड़ी थी, सुनना पड़ा था लोगों से। तो क्या आपके गांव में भी ऐसा कुछ हुआ, लोगों ने आके बोला अरे कहाँ भेज रहे हो लड़की को, शहर में जाएगी तो बिगड़ जाएगी, वापस से कुछ नहीं आना हाथ में? लड़कियों के लिए ये होता है, हाँ। स्पेशली वहाँ हम कहेंगे हमें असफल होने का मौका नहीं दिया जाता है और सफल होने के लिए चांस नहीं दिया जाता। हाँ। तो वहीं ताने तो हर दिन आते थे, अरे उनकी छोरी पहाड़ पहाड़ जाती फिरे, कहीं हुए पहाड़ पे। वो लोग बोलते थे मेरे पापा को, पहाड़ पे छोरा रहे है पतो है। अच्छा। तो मेरे पापा बोलते थे पहाड़ पे भालू भी रहे है तुम्हें पतो है। अच्छा। तो ऐसी चीज़ें बहुत हुई, पर कई शब्द तो मेरे कान तक मेरे पेरेंट्स ने नहीं पहुंचने दिए। तो ज़माने के ताने तो आएंगे, आप चाहे किसी भी अलग फील्ड में कदम रखना चाहोगे तो, किसी भी अलग फील्ड में। और जब मध्य प्रदेश में पर्वतारोहण में कोई लड़की नहीं आ रही तो ऑफकोर्स चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो मतलब पिताजी तो चलिए मान गए, लेकिन मम्मी को एक काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि घर की लड़की है, कहाँ जाएगी, कैसे करेगी। मम्मी को तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिल में हुआ होगा, आप जब जा रहे होंगे दिल में उनको भी हुआ होगा कि क्यों भेज रहे हैं हम, इससे अच्छा तो हम अच्छे घर में शादी कर देते, कहीं ना कहीं सेटल हो जाती लड़की। ऑफकोर्स मैं जिस परिवेश से आती हूँ, हमारे यहाँ 2 साल की उम्र में सगाई हो जाती है, मेरी भी हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ मेरे खुद के ड्रीम्स ऐसे थे कि बस राख से बर्तन नहीं मांजना है, घर में फ्रिज होना चाहिए। तो वहाँ फिर मम्मी से क्या हम आशा कर सकते हैं। तो मम्मी का, पर मैं कहूँगी मेरी मम्मी ने समय के साथ अपडेट बहुत हुई हैं वो। और हमारे यहाँ अखबार आता है तो सब थोड़ी थोड़ी हम हेडलाइन पढ़ते हैं, मम्मी वो बारीक बारीक अक्षर भी पढ़ लेती हैं। अब यदि आप उनसे पूछोगे दुनिया में क्या चल रहा है तो मुझे लगता है हम सबसे बेहतर वो बता सकती हैं। तो मेरी मम्मी का ये था कि उन्होंने समय के साथ अपने आप को ढाला और उन्होंने ये देखा कि जो सपने मेरे छूट गए वो मेरी बच्ची के पूरे हों। वही मैं बता रही हूँ ना, कई ताने तो मेरे पास आने नहीं दिए, पर वो ये बोलती थी छोरी की जात के सब काम आना चाहिए। तो मुझे घर के भी सारे काम उन्होंने सिखाए, बाहर दुनियावी ढूंढी। तो कैसे, मतलब मैं आपके वो जर्नी या एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया, जो ट्रेनिंग का समय था, आपने अकेले तो ट्रेनिंग की नहीं होगी, काफ़ी लोग आपके साथ होंगे, कई लोग हार मान के वापस भी चले होंगे कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। कैसे वो जो ट्रेनिंग पीरियड था, उस दौरान क्या कुछ चीज़ें सीखने को मिली, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा? ट्रेनिंग तो मैंने 2 साल पहले खुद 2018 में करी थी। तब मैं अकेली यहाँ करती थी और सीहोर से भोपाल साइकिल से आ जाती थी मैं। ये मेरा फिजिकल ट्रेनिंग हुआ करता था। 25 लाख रुपए का अमाउंट इकट्ठा करना होता है, ये भी खुद अकेला करना होता है, ये सबसे टफ टास्क होता है। स्पॉन्सरशिप सेकंड होता है, पहाड़ों के चैलेंजेस। 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है जिसमें 2-2 किलो के जूते होते हैं, 36 किलो का बैग होता है, आपको बर्फ़ खोद के पीना पड़ता है, आपको आपके चेहरा जल चुका होता है, इससे खून टपकता है, सनबर्न हो जाता है, आपको डेड बॉडीज है जिनको पार करना है, आपको सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेनी है, आपकी बॉडी डे बाय डे वीक होती जाती है, आपको बड़े बड़े लेडर्स को पार करना है, ये सब चैलेंजेस पार करना है। तो इसके लिए आपको बहुत मेंटली फिट होना पड़ता है, फिजिकली से ज़्यादा। तो मेरे लिए ट्रेनिंग का पार्ट यहाँ तक अकेले ही रहा। वहाँ पर हम जब बेस कैम्प में जाते हैं तो बेस कैम्प में अलग अलग कंट्रीज़ के क्लाइंट आते हैं, वो बैठते हैं। शाम को सिर्फ डिनर कभी कभी साथ में होता है, बाद में आप और आपका शेरपा होता है। शेरपा मतलब गाइड। शेरपा आपसे थोड़ा सा आगे चलता है, पर कोई शेरपा आपके सामान नहीं ढोएगा, वो आपको अपना सामान खुद देना है, तो रास्ता दिखाता है। वो आपसे 5 मीटर आगे चलता है क्योंकि उसे पता होता है कि हिडन क्रवासेस कहाँ है, अनहिडन क्रवासेस कहाँ है, तो वो आपके आगे चलता है, हम उसके पीछे 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 चलते हैं। और 2018 में मेरे साथ ये हुआ था कि इतनी संघर्ष के बाद भी मेरा 700 मीटर रह गया था। 8100 मीटर से मैं वापस आई थी। अच्छा। तो मेरा सक्सेसफुल जो समिट हुआ था वो 2019 में हुआ। 18 में आने के बाद जो आप बोल रही हैं सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ आने के बाद ताने सुनना। वो मतलब पूरे पहले के तानों से ज़्यादा बड़े ताने अब थे, क्या हुआ कर लिया ये वो, क्योंकि अखबारों में छप गया था MP की लड़की ने माउंट एवरेस्ट समिट कर लिया। तो वो बताना कि नहीं आत्मग्लानि सबसे कठिन होती है ना, कि नहीं मेरा 700 मीटर रह गया। फिर ट्रेनिंग के लिए जाना, फिर फॉल डाउन होना, फिर मेरी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई थी। अच्छा। देन मैंने 9 मंथ का रिकवरी टाइम लिया। उसके बाद 2019 में सेम वही चैलेंजेस को पार करने के बाद मैं 22 मई सुबह 5 बजे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर मध्य प्रदेश की पहली लड़की बन के -52 डिग्री में भारत का झंडा लेके खड़ी थी। भारत का झंडा लेकर आप खड़ी हुई थी। मैं इसके बारे में आपसे आगे बातचीत करूंगी, लेकिन मेघा उस समय जो फेल्यूर एक फेस करना पड़ा आपको 2018 में, आप बता रही रीढ़ की हड्डी टूट गई, मेडिकल कंडीशन से वापस आना, फिजिकली इतना टॉर्चर्ड हम कह सकते हैं उससे वापस आना, कितना समय लग गया? और जब
मतलब इतना मतलब करीब जाकर सिर्फ 900 मीटर से रह जाना, दिल तो बहुत टूटा होगा, आशाएं भी टूटी होंगी खुद की, लेकिन दूसरों की आशाओं पे तो चलिए ठीक है, लेकिन खुद से कितनी ज़्यादा परेशानी हुई उस समय, आपने ओवरकम कैसे किया उस चीज़ को? काफ़ी टफ रहा। मतलब आप ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में 0.1 नंबर से रह जाना था, मेरे लिए भी टफ था। तो इतना 25 लाख का अमाउंट इकट्ठा करना, आप इतने पास तक पहुंच गए, फिर आपको आना। मेरी शेरपा ने केवल एक चीज़ की थी, बहनी अपन मर जाएंगे, पहाड़ वहीं है, ज़िंदगी रही तो दोबारा आ जाएंगे। ओवरकम वहीं से किया। वो शब्द गूंज रहे थे कि दोबारा आ जाएंगे वापस सही, पर यहाँ की चीज़ें बहुत खतरनाक आपको मेंटली टॉर्चर करती हैं। लोगों के ताने, क्योंकि लोग आपको तारीफ़ कम करते, बुराइयाँ ज़्यादा करते हैं, ये हमेशा रूल है। तो ऐसे टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है कॉपी उठा के लिखो, क्यों, रीज़न, क्या रीज़न था। मैंने लिखा था कि मेरा मैं शाकाहारी हूँ, तो मैंने फूड बेस के मैं अच्छे से नहीं खाया, भले मेरे को दाल घोल के पीनी थी, पर मेरे को पीना चाहिए था। मेरे को पता चला कि मैं मेंटली फिट थी, शायद फिजिकली इतनी ज़्यादा फिट नहीं थी। 2 रीज़न थे। तो ये ओवरकम करने के लिए मैंने अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छी चीज़ें सुनी, अच्छी पिक्चर्स देखी। जैसे आज हम ये वीडियो बना रहे, क्यों बना रहे, ताकि कोई देखेगा तो कोई इंस्पायर होगा। तो ऐसे वीडियोज़ देखे, कई सारी जर्नीज पढ़ी। तो जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम बोलते हैं, धीरे धीरे हमें वैसी चीज़ें आने लग जाती हैं। और मेरे साथ वही हुआ। दोबारा कमबैक करने का कारण वो था कि चीज़ें अच्छी सुनी, देखी, तो उसने डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। फिर से ये कहा कि एक बार और उठना है। रिकवरी के बाद जब दौड़ना प्रारंभ किया, हो नहीं रहा था, फिर दौड़े, फिर हुआ, फिर से सपना है कि नहीं फिर से पहाड़ चढ़ सकते हैं, और चढ़ लिया। लेकिन 2018 से आप बता रही कि 9 महीना आपको रिकवरी में लगा है। मतलब अगर हम रीढ़ की हड्डी जो आपकी टूटी उसके बाद बात करें, इतने कम समय में 9 महीने के बाद सिर्फ 3 महीने का वक्त बाकी रहता है, आपने कैसे तैयारी की 2019 में? तो क्योंकि आपने एक्चुअली रिकवरी मेरा हुआ था 2018 में 4 जुलाई। तो मेरे पास टाइम काफ़ी था, पूरा 1 ईयर का टाइम था, 1 साल का पूरा, मतलब 12 महीने थे मेरे पास। तो 12 महीने में रिकवरी के बाद जब 9 मंथ में जब बिस्तर पर रही, तो मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर्स थे। तो बेल्ट बांध के उठना करना, सब कुछ करना। फिर जब रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई थी, पर मैं साइकिलिंग करने के लिए मेरे टीचर ने बोल दिया था, हम ऐसे बैठ जाते थे, हम ऐसे साइकिलिंग करते रहते थे। फिर मुझे कहा गया सिर्फ डंबल उठाओ। सबसे लास्ट स्टेज मैंने बैक पे स्टार्ट किया था। उससे पहले मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग प्राणायाम हो गया, लंग्स के ऊपर काम हो गया। तो जब भी हम थकार के बैठ जाते, तो ये मतलब सारी चीज़ डैमेज हो गई है। उसके अलावा क्या क्या हम कर सकते हैं? हम धम से एक चीज़ के लिए बैठ जाते हैं, उसके अलावा क्या चीज़ें जिन पे हम काम कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को हाथ नहीं देता भगवान, तो वो पैर से चलना प्रारंभ कर देते हैं, लिखना प्रारंभ कर देते हैं, पैर से बहुत अच्छा लिखते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। सेम वही चीज़ मेरे टीचर मुझे बार बार बोलते थे। तो बोले रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है ना, तो बाकी चीज़ों पे तो काम करो। एक और अब हम उस मेन दिन पर आते हैं। आपने बताया शायद 22 मई का दिन था, सुबह 5 बजे का, भारत का झंडा लिए हाथ में। सिर्फ मतलब उस समय तो एक फीलिंग होगी ना कि कुछ भी करना है, लेकिन देश का नाम रोशन करना है, सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पर, अब हमारे भारत का झंडा लहराना है। चिल कर देने वाली हम कह सकते हैं ये एक फीलिंग होती है। कैसी उस दिन की जर्नी रही? आपको मालूम है कि आप करीब जाते जा रहे हो, लेकिन पिछली बार कहीं ना कहीं वो जगह छूट गई थी, लेकिन इस बार हमें वो फतेह करना है। उस समय क्या मन में था? कैसे बिल्कुल फतेहगढ़ आपने उसको बना लिया अपना? बहुत टफ रहा ये भी। पहाड़ हर बार बदलता है, ग्लेशियर हर बार बदलता है, उसका रूट उतना ही टफ होता जाता है। और आप एक चीज़ को बिल्कुल करीब से पार करके आते हो, तो आप जीरो से फिर से शुरू करते हो, तो वो ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा होता है आपके लिए। मेरे लिए भी ईजी नहीं था जाना, करना, सब कुछ करना, फिर सेम चीज़ों को झेलना, दोबारा वही टेम्परेचर झेल रहे हो, बॉडी वाइब्रेट हो रही है, 120 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं के थपाड़े झेल रहे हो, चेहरा जल रहा है, खून टपक रहा है चेहरे से, 4 दिन खाना खाए हो गया, 2 दिन पानी पे हो गया, डिहाइड्रेशन की वजह से होंठ सफ़ेद पड़ गए। एज ए वूमन आपको रेशेस होने की वजह से, क्योंकि आपको पीरियड्स वहाँ पे पूरे 2 महीने कंटिन्यू भी हो सकते हैं हार्मोन्स चेंज होने की वजह से, तो वो झेलना टफ तो बहुत रहा। पर एक लाइन थी जो मैंने मांझीदा माउंटेन मैन की मूवी से अपनी बनाई थी, उसमें वो बोलता है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो मैं अपने आप से बोलती थी, मैं कहा जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम सनातन धर्म से आते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि राम राम का नाम इतनी बार बोलो कि रोम रोम में बस जाए। तो मैंने ये वाली लाइन इतनी बार रिपीट की थी कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, कि जब मैं थकती थी ना, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको रिपीट करता था कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। देन मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 22 मई पे पहुंचती हूँ, और वो पल मैं कभी भूल नहीं सकती, जहाँ से दुनिया के सारे पहाड़ छोटे नज़र आते हैं, दुनिया गोल नज़र आती है। एक गाना याद आता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे,
वहाँ से दुनिया का आप नज़ारा जब सेल्फी लेते हो तो गोल दिखता है पूरा, और उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। भारत का झंडा आपके हाथ से, वही उस भारत का झंडा, और उससे खूबसूरत पल कोई हो ही नहीं सकता। जब जब मैं उस पल को याद करती हूँ, वो झंडे का दृश्य याद करती हूँ, तो मेरे रोम रोम हाथ के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि मध्य प्रदेश की आप पहली ऐसी महिला थी जो कि वहाँ पर झंडा उन्होंने फहराया था। लेकिन मैं कहा, इस जर्नी की हमने बात करी, लेकिन आपके रिकॉर्ड्स यहाँ थमते नहीं हैं। उसके बाद एक और आपने रिकॉर्ड बनाया, आपने सोचा कि नहीं, अभी मुझे रुकना नहीं है, एक और जगह मैं जाऊँगी, और इस बार पूरा उलट, आप सबसे ऊपर गई लेकिन इस बार सबसे नीचे, पानी में सबसे नीचे जाके आपने भारत का झंडा फहराया स्कूबा डाइविंग के ज़रिए। मतलब इतनी अलग अलग चीज़ें हैं, कैसे ये आप रुकी, मतलब दिमाग में आया कि अभी रुकना नहीं, आगे और करना है? कैसे वो सेकंड थॉट आया जब आपने ये स्कूबा डाइविंग के ज़रिए जो है आपने पानी में झंडा फहराया भारत का? काफ़ी मैं कहूँगी ये टफ इसलिए ज़्यादा है माउंटेनियरिंग से ज़्यादा, क्योंकि डाइविंग में 0.1% लोग टेक्निकल डाइविंग करते हैं, क्योंकि ये लाइफ रिस्क ही ज़्यादा हो जाता है। मेरे को था कि मेरे को इंडिया के लिए, इंडिया का मतलब नाम वर्ल्ड में करना है। अभी तक से मैंने 5 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन सबमिट किए, तो ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो 5 कॉन्टिनेंट के बाद टेक्निकल डाइविंग में 40 मीटर के बाद गया हो। सो मुझे वही अटेम्प्ट करना था, पर बहुत टफ रहा मेरे लिए। समंदर की दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी है। आपको प्रेशर जब झेलते तो बॉडी वाइब्रेट कर थर थर काँपती है। आप गैसें जब नार्कोटिक हो जाती है तो शराबी की तरह आपका दिमाग घूमता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नार्कोटिक गैसें होती हैं। आप जब जाते तो मरीन के जो हमें जीव पढ़ाए जाते हैं, कितने खतरनाक जीव होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, उनको इशारों में पढ़ते हैं। स्कॉर्पियन फिश ऐसी होती है, लॉयन फिश ऐसे होती है, सी स्नेक ऐसा होता है, शार्क ऐसी होती है, जेली फिश ऐसी होती है। कितने डेंजरस होते हैं कि यदि सी स्नेक हमेशा ह्यूमन की सर पर अट्रैक्ट होता है, ये हमको पढ़ना पड़ता है। कभी बॉटम टच नहीं करना होता है। हमें जाने में 10 मिनट का टाइम लगता है, हमें आने में 4.5 घंटे का समय लगता है। हमें गैस से हमारी बॉडी में बबल्स फॉर्म में घुस चुकी होती है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जब बबल फॉर्म में आती है तो कैसे ऊपर आने के बाद आप तेज़ चल नहीं सकते। जैसे मेरा वेट गेन हो गया था 90 kg। रीज़न था कि आने के बाद आपकी बॉडी में नाइट्रोजन के बबल्स स्टोर हो जाते हैं। आप तेज़ चलोगे तो ब्लड वो बबल हार्ट तक पहुँचा के कार्डिया अरेस्ट कर देगा। सो ये चीज़ें आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको चैलेंजेस भी एक्सेप्ट करने, और आपको पता नहीं कि आगे क्या हो रहा है। क्योंकि ओशन में करंट होते हैं, मिडिल वैली, डाउन वैली, अपर वैली। इन करंट को आप फेस करो, इतने जीवों को आप फेस करो। आपका दिमाग केवल सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं तो कुछ फील नहीं होता हमें, पर वहाँ जाके हम फील करते हैं कि कितना प्रेशर होता है पानी का। जैसे अंडे को यहाँ फोड़ोगे मेल्ट हो जाएगा, पानी में जाओगे तो येलो के ऊपर वाइट कंप्रेस हो जाएगा। ऐसे खाली बोतल को यहाँ ले जाओगे कुछ नहीं होगा, अंदर जाओगे कंप्रेस हो जाएगा। तो ये सब पढ़ने के बाद बॉडी पे इफेक्ट कर 2.5 साल। जीवन के 2.5 साल 362 मैंने डाइविंग अटेम्प्ट किए हैं, और टेक्निकल डाइविंग मेरे लिए बहुत टफ रहा है। बट वो पल सबसे सुंदर था। भले बॉडी वाइब्रेट कर रही है, चाहे नार्कोटिक हो चुका है दिमाग, पर जब आप भारत का झंडा विश्व पटल पे ले जाते हो ना, उससे कीमती पल आप अपने जीवन में कुछ महसूस नहीं करोगे। जब मैं मतलब बहुत कम लोगों ने किया है, आप बहुत अलग अलग किस्म का ये एक रिकॉर्ड हम कह सकते हैं। जब विश्व रिकॉर्ड बना तब मुझे लगा कि हाँ, अब मैंने इंडिया के लिए कुछ किया, कि लोग बोल सकते हैं कि हाँ, एडवेंचर की दुनिया में दोनों ही चीज़ों को किसी लड़की ने, भारत की लड़की ने फतह किया। तो वो मेरा रिकॉर्ड नहीं है, वो इंडिया का रिकॉर्ड है। इंडिया का रिकॉर्ड है। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। जब आप ये रिकॉर्ड्स बना के लौटी, चाहे हम ये स्कूबा की बात करें, टेक्निकल डाइविंग की बात करें, या फिर हम पर्वतारोहण करके आप जब लौटी, तो जो लोग पिछली बार ताने मार रहे थे, इस बार शायद उनके मुंह बंद हो गए होंगे, और इस बार शायद आपकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे होंगे। जब मध्य प्रदेश की धरती पर आप दोबारा लौटी, अपने गांव लौटी, तो क्या कुछ माहौल था, कैसा उस समय लोगों का रिएक्शन था? पापा को कंधे पे लेके लोग घूम रहे थे। हाँ। न्यूज़पेपर्स, पेपर सब दूर से आना, पर मेरे लिए सबसे कीमती जब होता है, जब हज़ारों की तादाद में जब बच्ची और उनके पापाओं के कॉल आते हैं। मेरे लिए सबसे कीमती जब हो जाता है कि किसी पेशेंट्स के अस्पताल में मैं हिम्मत बन जाती हूँ, किसी गृहस्थ महिला की मैं ताकत बन जाती हूँ, किसी ऐसी लड़की जो सपने देखने छोड़ चुकी होती है, उस लड़की का मैं सपना बन जाती हूँ। कोई ऐसी दादी जो लगता है कि जीवन के अब कुछ नहीं बचा, और उसको नई चिंगारी आती है कि नहीं, जीवन में कितना कुछ एक्सप्लोर करने को बचा है। कोई एक ऐसा बच्चा जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में हिम्मत हार रहा है। कुछ ऐसे लोग जो जीवन से हताश हो जाते हैं, और उसके बाद जब वो मैसेजेस करते हैं कि वो चिंगारी उनमें लग गई है, मेरे लिए तब वो मेरा सबसे कीमती पल हो जाता है कि हाँ, ये अचीव किया और इसका कोई मायना है।
एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैं, आप ये करके लौटी, लेकिन मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बेटियों के लिए आप सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हैं, लेकिन इस दौरान आपको सरकार ने भी उतनी तवज्जो दी, और जो सबसे मुख्य सरकार की हम कह सकते हैं योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके आप ब्रांड एम्बेसडर है। कैसे ये आप तक पहुंची ये योजना? क्योंकि देखिए उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग चेहरा चाहिए, हालांकि आप तो वो हैं ही, लेकिन कैसे आप पिछले समय में इस योजना के ज़रिए आपको और जानने का मौका मिला? 2019 में एक्चुअली शिल्पा शेट्टी, मैं और दिव्यांका त्रिपाठी इन लोगों में से एक को वो चुनने वाले थे। सो उनको लगा कि देश की, अपने मध्य प्रदेश की किसान की बेटी हैं, उसने फेस किया है सब कुछ, और कोई मध्य प्रदेश की लड़की वहाँ तक पहुँचे बड़ा डिफिकल्ट है, वो भी गाँव से निकल के। सो जब मुझे चुना गया था, मेरे लिए भी बड़ी जिम्मेदारी थी ये कि अब हज़ारों बच्चियाँ जो मध्य प्रदेश की, उनकी ब्रांड एम्बेसडर बन के हर आपके मूवमेंट्स उनकी लाइफ पे इफेक्ट करते हैं, सब आपको ऑब्जर्व करते हैं, सब आपको आइडियल मानते हैं, तो उन बच्चियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके शब्द या आपके क्रियाकलाप। तो मैंने पूरे 52 ज़िले घूमे। मैंने 52 ज़िले घूमने के बाद पूरे के पूरे बच्चियों से मिली मैंने 300 गांव घूमे, वहाँ पे हर वर्ग के लिए काम किया। दूसरा, कई गांव में ये चीज़ें प्रारंभ करें, एनालाइज़ किया कि हमारे गांव में एक चीज़ है कि जब लड़की होती है तो उसके टाइम पे गुड़ बटता है और इतना सेलिब्रेशन नहीं करते, और लड़का होता है तो खूब फटाके फूटते हैं। यदि कहीं नॉर्मल फटाका फूटता है तो भी लगता है कि अरे लड़का हुआ होगा। तो सोच को चेंज करने का मेरा पहला काम था कि बच्चा हो या बच्ची, जन्म का उत्सव एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी उस माँ से मिलने जाती तो वो बोलती है हाँ इन्हीं बार छोरी हुई अगली बार छोर हो जाएगा। कितनी गलत लाइन है कि वो अपनी बच्ची को गोद में देख के सोचती है कि यार इस बार लड़की हुई, अगली बार भी लड़के की जगह लड़की हुई, तो यहीं से सारा चीज़ चेंज हो जाता है। तो हमने इस चीज़ को शुरू करवाया कि अब जिसके घर भी बच्ची होगी, आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि इस बार तो लड़की हुई अगली बार लड़का होगा, हमेशा बोलिए कि भाग्य लक्ष्मी हुई है। ये लाइन सबने कैच करी और ये एक हैशटैग बन गया, काफ़ी बूस्टअप हुआ। बधाई हो घर में भाग्य लक्ष्मी, जिसके घर भी होता था लोग मुझे फ़ोटोग्राफ्स भेजते थे उनकी बच्ची का। फिर दूसरा चीज़ ये हुआ कि अब जन्म के समय गांव में एक सेम ढोल बजना प्रारंभ हुआ। दूसरा चीज़ ये हुआ कि हमारे यहाँ पे मासिक धर्म की अवेयरनेस नहीं थी, इस पर हमने काम किया। फिर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, मेरे मिडिल एज की जो बच्चियों से मैं मिली वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही थी। अच्छा। और कुछ महिलाएं घरेलू हिंसा का और कुछ दहेज का, इनके लिए काम किया। पहला कदम ही सुरक्षा है, ये भी एक हैशटैग के रूप में पूरे मध्य प्रदेश सरकार ने कैप्चर किया। ये मैंने कब किया, जब मैं घूमी कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है। तब इस चीज़ को इतना सराहा गया कि पहला कदम ही सुरक्षा। हर गांव की दीवारों पे लिखा है किसके लिए, कि पहली बार में ही कोई आपको दहेज मांगे तो रोको, पहली बार में ही आपको कोई घरेलू हिंसा करे तो तू मत सुनो, तो तेरी पे बात नहीं आएगी और थप्पड़ पे बात नहीं आएगी। घरेलू हिंसा में सडनली ग्राफ गिरा, एक शब्द पहला कदम ही सुरक्षा। लोगों को लगता है कि पहली बार में रोकना ज़रूरी है। फिर सबसे महत्वपूर्ण था ब्लैकमेलिंग। जब बच्चियाँ ब्लैकमेल होती थी वो हिम्मत करके बोल नहीं पाती थी। जब उनको मैंने बोला कि पहली बार में ही आपको रोकना है, जब वो पहली बार में आपसे डिमांड करे, चाहे वो लड़कों को ब्लैकमेल करे लड़कियां, या लड़कियों को लड़के ब्लैकमेल करे। और अंतिम था महिला सशक्तिकरण तब होता है जब उसके हाथ में हुनर और पैसा होता है। तो इस चीज़ पे काम करने के बाद तीनों चीज़ों को सराहा गया और पूरी एक महिलाओं का समूह, उनके जीवन में इन सब चीज़ों से जो बदलाव आया है, तब मुझे लगता है कि मेरा ब्रांड एम्बेसडर बन के इतना विजिट करना, मध्य प्रदेश सरकार का मुझ पर इतना भरोसा करना, कुछ सही हुआ है। या लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको सबसे ज़्यादा देखिए आगे बढ़ने का मौका मिले, और उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने आज मेघा परमार के रूप में बैठी हुई। मेघा, आपने हमसे बातचीत की और इतना अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और मैं चाहूँगी कि हमारे जितनी भी जो बेटियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, वो इस इंटरव्यू को देखें और उनको पता चले कि अभी हार नहीं मानना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। और उसके लिए मेघा ने जो हमसे आज बातचीत की, आप लोग इस इंटरव्यू में सुनिएगा। अगली बार और भी नए विषयों के साथ आपसे मिलेंगे और नए लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।